हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र इकोनॉमिक्स का आज दूसरा देखेंगे, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का पार्ट आप जो पहला मॉडल पेपर है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में किस एक को छोड़कर जो है औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक है। तो वस्त्र विभाग में औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक माना जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है वस्त्र को छोड़कर शेष पर औद्योगिक लाइसेंस लेना जो है आवश्यक है। ठीक है, और भारत 2010 के अनुसार अब केवल 5 मदें ही हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, पहला है अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आवासन एवं निर्माण। ठीक है, दूसरा है तंबाकू के सिगार एवं सिगरेट तथा तंबाकू से बनी अन्य वस्तुएं, और इलेक्ट्रॉनिक एयरो स्पेस तथा रक्षा साज सामान के लिए, और है औद्योगिक विस्फोट के लिए, और है जोखिम वाले रसायन के लिए। इन सब पे जो है औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक को छोड़कर कहा है। ठीक है, तो यहाँ वस्त्र विभाग को छोड़ करके जो है सब में औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुसुमायोजन का सूत्र है, जहाँ ए वास्तविक जनसंख्या, ओ अनुकूलतम जनसंख्या तथा यम कुसुमायोजन के अंश का प्रतीक है। तो वो कौन सा फार्मूला है? तो वो है बी ऑप्शन में, आप देख लीजिए, यम बराबर ए माइनस ओ अपान ओ। ठीक है, डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुसुमायोजन का सूत्र जो है यम बराबर ए माइनस ओ अपान ओ। ठीक है, जहाँ यम का 3 मान देखा जा सकता है। यम का एक मान यह धनात्मक होने पर जो है जनाधिक्य कहा जाता है, और ऋणात्मक होने पर जनाभाव कहा जाता है, और इसका मान अगर 0 है तो जनसंख्या अनुकूलतम कही जाती है। ठीक है, तो इसके 3 मान निकल के सामने आते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हैराल्ड डोमर विकास प्रारूप यह संकेत देता है कि विकास संबंधित है। तो विकास किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यक्ष रूप से बचत को K/O अनुपात के विलोम से संबंधित है। ठीक है, हैराल्ड का समीकरण क्या है? तो हैराल्ड का जो समीकरण है वो जी बराबर क्या होता है? जी बराबर S/CR, यही ना होता है, जहाँ पे जी क्या है? विकास दर है। ठीक है, और सी क्या है? सी क्या है? बचत दर है, और CR पूरा क्या हो जाएगा? पूंजी उत्पाद का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो वही वहाँ पे बताया है कि K/O के अनुपात के विलोम के जो है ये संबंधित होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ते हंसों की पंक्ति प्रारूप फ्लाइंग गेज मॉडल का संबंध औद्योगिकरण के उस रूप से है जो विशिष्ट है। तो पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये विशिष्ट है। ठीक है, उड़ते हंसों की जो पंक्ति है फ्लाइंग गेज मॉडल का संबंध जो है औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशिष्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, समृद्धि की प्रक्रिया मूलतः अस्थिर होती है, निम्न में से किसने यह विचार दिया है? तो ये विचार दिया है हैराल्ड डोमर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चक्रीय कारकता के सिद्धांत को विकसित किया है? तो चक्रीय कारकता के सिद्धांत को विकसित किया था गुनर मेडल। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये इनमें से कोई नहीं किया था। समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम जे टोबिन ने किया था, जे टोबिन। ठीक है, यहाँ पे जे टोबिन नाम दिया नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम जे टोबिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है, पूछा है।
तो व्यापार की अनुकूल शर्तें जो हैं ये बाधक नहीं है। ठीक है, बाजार की अपूर्णताएं उपभोग में प्रदर्शन प्रभाव निर्धनता का दुष्चक्र आर्थिक विकास में बाधक हैं, जबकि व्यापार की अनुकूल शर्तें जो हैं किसी देश की आर्थिक विकास में बाधक नहीं होती हैं, बल्कि यह उस देश के विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि इससे देश का जो है भुगतान संतुलन अनुकूल रहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है, नीति आयोग हो गया है, तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। ठीक है, केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर जो है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 किया गया था। यह एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय है और इसको जो है 1 जनवरी 2015 से इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग के नाम से 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल करके हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक विकास में अवरोधक है? तो पूंजी निर्माण की निम्न दर, गरीबी का दुष्चक्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक, ये सभी जो है आर्थिक विकास में अवरोधक माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूंजी निर्माण की निम्नतर, गरीबी का दुष्चक्र तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोधक आर्थिक विकास का मुख्य अवरोधक माना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आप लोग जानते होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक नहीं है? तो यहाँ निर्धनता रेखा से नीचे के लोग ये मानव विकास सूचकांक में नहीं आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, समायोजित आय, ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र का योगदान कैसा है? तो ये योगदान हमेशा बढ़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जो है राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। वर्ष 18-19 में राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का जो है 54.3% रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2008 से लागू हुआ था। ठीक है, नरेगा को 2 फरवरी 2006 को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। ठीक है, ये 2006 है, 2 फरवरी ये सी गलत हो जाएगा, यहाँ डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी 2006 से जो है चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। पहले चरण जो है 2 फरवरी 2006 को देश के 200 से अधिक पिछड़े जिलों में लागू किया गया। तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 से बाकी बचे हुए 274 ग्रामीण जिलों में जो है लागू कर दिया गया था। इस प्रकार भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जो है नरेगा अप्रैल, संपूर्ण भारत में पूछ रहा है तो संपूर्ण भारत में सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। शुरुआत जो है 1 फरवरी 2006 से हुई थी। तो यहाँ पे प्रश्न में कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ भारत की संपूर्ण में पूछा है, मतलब पूरे भारत में कब शुरू हो गया था। तो 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हो गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण क्या है? तो अनावश्यक सामाजिक व्यय, बेरोजगारी, ऋण एवं महाजनों द्वारा शोषण, ये सभी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक सामान्यतः देता है तो दीर्घकालिक ऋण देता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 की देन है और इसी के तहत जो है 1945 में 2 संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसमें विश्व बैंक जो है मध्य व दीर्घकालीन ऋण देने के लिए जो है तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना भुगतान संतुलन के सुधार करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है लाप्टा का उदाहरण है। तो लाप्टा जो है ये साझा बाजार का उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साझा बाजार का उदाहरण है। लाप्टा को कहते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन। लाप्टा जो है ये हिंदी में इसको कहते हैं लैटिन अमेरिका मुक्त बाजार व्यापार संगठन, साझा बाजार का एक उदाहरण माना जाता है। ठीक है, लाप्टा जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रणाली पर जो है विकसित किया गया है। इसका मुख्यालय जो है मोंटेवीडियो में है। ठीक है, और इसके सदस्य देश में देखा जाए तो अर्जेंटीना, लोबेलिया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वेडोर, पोरुग्वे, पेरू, ये सभी जो है इसके सदस्य देश माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नरम ऋण देती है? तो ये आईडीए, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईडीए एजेंसी जो है सदस्य देशों को नरम ऋण देती है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है 1960 को की गई थी। ठीक है, और इससे प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है भुगतान संतुलन में असंतुलन किस स्थिति में इच्छित होता है? तो ये पूंजीगत खाते में घाटा जब होता है तब इच्छित होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चालू खाते और पूंजी खाते की तमाम राशियों को जोड़कर जो है भुगतान संतुलन के घाटे तथा अधिशेषता का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन उसके भुगतान शेष में असंतुलन में सुधार करेगा यदि उसके द्वारा किए गए आयात और निर्यात के मूल्य लोच के योग हैं। तो ये किस लोच के योग के बराबर हैं? तो एक से अधिक जब लोच के योग के बराबर हैं तब उसके आयात और निर्यात के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन उसके भुगतान शेष के असंतुलन में सुधार करेगा यदि उसके द्वारा किए गए आयात और निर्यात के मूल्य लोच का योग जो है इकाई से अधिक हो, यानी एक से अधिक हो। ठीक है, इसका फार्मूला होता है EX + EM बड़ा होता है 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे और माइनस भुगतान संतुलन में अनुकूलन। ठीक है, भुगतान संतुलन में अनुकूलन, ये इसका फार्मूला होता है निकालने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहें, तो यदि देश की कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम जो होता है देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा मूल्य में ह्रास होता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था। तो भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो ये 1949 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य घटा दिया जाए जबकि आंतरिक मूल्य वही रहे तो उसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। भारत में 3 बार अवमूल्यन किया गया था और प्रथम बार जो हुआ था वो 1949 में अवमूल्यन हुआ था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग किया था। तो किसने किया था अवसर लागत का प्रयोग? तो ये हाइबरलर ने किया था। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का सिद्धांत हाइबरलर ने दिया था और इन्होंने यह सिद्धांत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विकल्प के रूप में दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वक्र एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संबंध में परिभाषित करता है? तो ये है प्रस्ताव वक्र। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव वक्र जो होता है एक वस्तु की मांग को दूसरी वस्तु की पूर्ति के संबंध में परिभाषित करता है। मार्शल ने इस पर एक परिभाषा दिया था कि प्रस्ताव वक्र का प्रतिपादन किया था। ठीक है, मार्शल ने प्रस्ताव वक्र का प्रतिपादन किया था और उन्होंने परिभाषित किया था कि प्रस्ताव वक्र एक विशेष प्रकार का जो है मांग वक्र होता है जो किसी देश की एक वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जो वह दूसरे देश के किसी अन्य वस्तु के बदले देने को तैयार रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
26 नंबर क्वेश्चन है, दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था गुस्टाव कैसल ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुस्टाव कैसल ने क्रय शक्ति समता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसको याद रखिएगा, क्रय शक्ति समता सिद्धांत को दिया था गुस्टाव कैसल ने, और उन्होंने बताया था कि दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिकार्डो ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की थी? तो किसके आधार पर की थी? तो ये मूल्य का श्रम सिद्धांत के आधार पर किया था। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने मूल्य का श्रम सिद्धांत के आधार पर जो है तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की, और इसके अनुसार एक राष्ट्र को केवल उन्हीं उद्योगों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धी हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग हैं। असंगठित भाग में कौन सा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साहूकार। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा बाजार के जो है असंगठित भाग साहूकार हैं, तथा शेष जो है ये संगठित हैं। सहकारी बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, वित्त निगम हो गया, ये सभी जो है संगठित भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारी संस्थाओं का योगदान रहा है। तो कैसा रहा है? तो ये संस्थागत शाख विस्तार रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है सहकारी संस्थाओं का योगदान संस्थागत शाख विस्तार का रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल निपेक्ष का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखा जाता है कहलाता है। तो वो नगद कोष अनुपात कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुल निपेक्ष का वह भाग जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में रखा जाता है, नगद कोष अनुपात कहलाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन विधेयक जो 2006 में आया था, ठीक है, इसके आने के बाद जो है धारा 42 के 1 की उपधारा में जो है संशोधन कर दिया गया। अब जो है भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए किसी भी उधार दर या अधिकतम सीमा के बिना जो है CRR तय कर सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने यह महसूस किया कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक लाभ के अधिकतमीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अतः 19 जुलाई 1969 को उपराष्ट्रपति श्री BB गिरि ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो है हैसियत से बैंकिंग अध्यादेश जारी किया, और जिसके द्वारा जो है 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और जिनके पास कुल जमा जो है 84% था। इस समय जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा वित्त मंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे, और 15 अप्रैल 1980 को भारत सरकार ने 6 बैंकों को और राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है? तो ये प्रणाली है न्यूनतम कोष प्रणाली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान समय में जो है RBI करेंसी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाता है। इसे जो है 1956 में अपनाया गया था, और वर्ष 1957 में जो है RBI एक्ट में जो है पुनः संशोधन करके न्यूनतम आरक्षित कोष की मात्रा जो है 200 करोड़ रुपए कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? तो 1989 में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर जिसको कहते हैं, इसकी शुरुआत जो है 1889 में शुरू किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, स्फीतिक अंतराल की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा? तो ये दिया गया है कीन्स के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्फीतिक अंतराल की अवधारणा जो है कीन्स के द्वारा दिया गया है, और 1940 में उनकी एक पुस्तक आई थी, हाउ टू पे फॉर द वार। ठीक है, और पैम्फलेट में किंज ने स्फीति अंतराल की धारणा स्पष्ट किया था, और इसी पुस्तक में उन्होंने स्फीतिक अंतराल के बारे में बताई थी। अगला क्वेश्चन है, मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण क्या है?
तो मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण जो है जनसंख्या में वृद्धि है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इरविंग फिशर के अनुसार मुद्रा की पूर्ति क्या है? तो मुद्रा की पूर्ति जो है वो एम बराबर वी प्लस एम डॉट वी। ठीक है। इरविंग फिशर ने जो है 1911 में द पर्चिंग पावर ऑफ मनी इस पुस्तक में उन्होंने विनिमय समीकरण दिया था। इस समीकरण में बताया था कि एम वी बराबर जो होता है M1 V1 बराबर PT के बराबर होता है। ठीक है। या P का अगर हम डिफाइन करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा MV प्लस M1 V1 अपान T नीचे हो जाएगा, P इधर हो जाएगा। ठीक है। और M का जो मान है, M क्या होता है, ये मुद्रा की पूर्ति होती है। और V क्या होता है, V जो है मुद्रा का चलन गति है। और P क्या है, P जो है ये मूल्य है। ठीक है। और T क्या है, T जो है ये वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया व्यय है। ठीक है। और M1 क्या है, M1 जो है ये खास मुद्रा है, साख मुद्रा है। ठीक है। और V1 क्या है, साख मुद्रा की चलन गति है। ठीक है। तो ये 60 फार्मूला इन्होंने ये बताया था, MV बराबर M1 और V1 ये 1 है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, P बराबर KR/M किसके द्वारा प्रदत्त कैम्ब्रिज समीकरण है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कैम्ब्रिज समीकरण कौन है? तो कैम्ब्रिज समीकरण इसको कहते हैं। ठीक है। और इसको किसने दिया था? तो ये दिया था AC पीगू ने। ठीक है। AC पीगू के द्वारा ये समीकरण दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न की जाए तो विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाती है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो ये कथन है DH रॉबर्टसन का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रॉबर्टसन का कथन है कि मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यदि नियंत्रित न की जाए तो विपत्ति और विभ्रम का स्रोत हो जाती है। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव, भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है। 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि जो शेष नोट है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। इस पर गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है 280 के। ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है। और भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व संबंधी वितरण को लेकर जो है एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग का गठन का जो है अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यह 5 सदस्यीय आयोग है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यय कर लगाया जाता है, तो व्यय कर कहाँ पे लगाया जाता है? तो व्यय कर लगाया जाता है आपका होटल में ठहरने, भोजन, शराब आदि मदों के लिए किए गए खर्च पर जो है व्यय कर लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करापात से तात्पर्य है, तो करापात से क्या तात्पर्य है? तो ये प्रत्यक्ष मौद्रिक भार है। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कर भार या करापात, इसको तीनों नाम से जाना जाता है। इससे आशय ये होता है कि कर के प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से लगाया जाता है। और जब सरकार द्वारा कोई कर का लगाया जाता है तो जो व्यक्ति उस कर का भुगतान करता है उस पर कर का दबाव जो है पड़ता है, किंतु जिस व्यक्ति पर अंतिम रूप से कर का भार पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? करापात कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है, तो बिक्री कर। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिक्री कर जो है राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत होता है। और राज्य सरकारों की आय के स्रोतों को निम्न प्रकार देख सकते हैं आप लोग। पहला, इसमें राज्य के आय के कर के साधन के रूप में और राज्यों के गैर कर आय के स्रोत के रूप में। ठीक है। तो 2 रूपों में इसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य है,
तो कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य होता है सरकार का वित्त पोषण करना। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लगाने का उद्देश्य है राज्य के लिए आय प्राप्त करना, कुछ विशेष क्रियाओं का नियमन करना, किसी सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, या एक साथ ही आय एवं व्यय दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है? तो विनियोग के स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, ये सभी जो है राजकोषीय नीति के उद्देश्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वस्तुओं का प्रावधान समस्याएं पैदा करता है क्योंकि ऐसी वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतियोगी होने की प्रवृत्ति रखती हैं। सही है। व्यक्तिगत उपभोक्ता अधिमान के संदर्भ में प्रकट नहीं होते हैं। ये भी सही है। बाजारी प्रक्रिया ऐसी वस्तुओं के प्रावधान के लिए उचित नहीं होती है। ये भी सही है। तो यानी डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हैं ये सामाजिक वस्तुओं की प्रावधान में जो है समस्याएं पैदा करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सार्वजनिक व्ययों के सिद्धांत में से कौन सा फिंडले सिराज द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है, नहीं पूछा है? तो लोच का सिद्धांत ये प्रतिपादित नहीं किया गया है। ठीक है, प्रोफेसर फिंडले सिराज ने जो है सार्वजनिक व्यय की 4 प्रमुख नियमों पर चर्चा करते हैं। पहला है मितव्ययिता का नियम का सिद्धांत, दूसरा है आपका सुलभ का सिद्धांत, तीसरा है आधिक्य का सिद्धांत और एक था स्वीकृति का नियम। ठीक है, इन्होंने 4 नियम प्रतिपादित किए थे सार्वजनिक व्ययों के सिद्धांत में। ठीक है, ये जो लोच का सिद्धांत है उसमें ये नहीं था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोजगार में आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है, यह संबंध प्रतिपादित किया था। तो ये संबंध आरएफ कान ने प्रतिपादित किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोजगार के आरंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है। इस संबंध का प्रतिपादन जो है आरएफ कान ने अपने रोजगार के त्वरक सिद्धांत में जो है 1931 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा संबंधित है। किफ़ायत का विरोधाभास की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये जेएम कीन्ज से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस अवधारणा में जेएम कीन्स ने बताया था कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मत था कि बचत अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है और कीन्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि यदि समाज के सभी लोग बचत करने लगें तो उपभोग कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो है किफ़ायत का विरोधाभास कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, केन्स के अनुसार मुद्रा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो आय स्तर व ब्याज दर पर निर्भर करती है। ठीक है, केन्स के अनुसार जो है मुद्रा आय स्तर व ब्याज दर पर निर्भर करती है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन तो ये किया था जेबी क्लार्क ने। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन जेबी क्लार्क ने किया था। और वितरण के सिद्धांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार जो है उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारितोषिक उनकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर जो है निर्भर होता है, इन्होंने ये बताया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार कोटि का लर्नर द्वारा दिया गया सूचक है। तो कौन सा सूचक है? तो P माइनस एम सी बाई पी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे एकाधिकार शक्ति का सूचक P माइनस एम सी बाई पी है। ठीक है, एम सी जो है ये क्या है? ये लागत, सीमांत लागत है। ठीक है, सीमांत लागत इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि एकाधिकारी शक्ति को मापने के लिए लर्नर ने पूर्ण प्रतियोगिता को विचलन का आधार माना था और उसने जो है पूर्ण प्रतियोगिता को सामाजिक अनुकूलतम अथवा अधिकतम कल्याण की स्थिति को रखते हुए इस फार्मूला को बताया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म को सामान्य लाभ तभी प्राप्त होता है जब
जब औसत आय बराबर होता है औसत लागत के। ठीक है, एक फर्म को जो है सामान्य लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि औसत आय और औसत लागत बराबर हो, क्योंकि सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होने की स्थिति फर्म के संतुलन की स्थिति में ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकुंचित मार्ग वक्र का संबंध किससे है? तो विकुंचित मार्ग वक्र का संबंध जो है ये गैर समझौता अल्पाधिकार से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। विकुंचित मार्ग वक्र का संबंध जो है गैर समझौता अल्पाधिकार से है। और विकुंचित मार्ग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो ये चेम्बरलिन ने। ठीक है, चेम्बरलिन ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MC उस बिंदु पर AC के बराबर होती है जिस पर AC का मान क्या होता है? AC का मान जब घटता है। ठीक है, इसका वक्र अगर हम डिफाइन करें तो ये वक्र इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे MC और AC हो जाएगा, Y एक्सिस X एक्सिस ओरिजिन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो कटान बिंदु है ये डिफाइन करेगा आपको E से। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका मान घटता हुआ दिखाई देता है AC का मान जब MC से घटता हुआ दिखाई देता है तो उस पर AC का मान जो है क्या हो जाएगा? उस बिंदु पर घट जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, तब जो है दुर्लभता एक दशा में विद्यमान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं के मध्य ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर अनधिमान वक्र को बनाती है। तो कैसा बनाती है? तो मूल बिंदु के प्रति उत्तल बनाती है। ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य जो है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर अनधिमान वक्र को जो है मूल बिंदु के प्रति उत्तल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है तो उसमें क्या होता है? तो उस समय समान हो जाता है। ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होता है जहां दो वस्तुएं X और Y पर व्यय की गई मुद्रा की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक समान हो, अर्थात यहाँ पे MUX/PX ठीक है बराबर क्या हो जाएगा? MUY/PY के, यानी जब समान हो जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माँ की आड़ी लोच को व्यक्त किया जाता है। माँ की आड़ी लोच को किस फार्मूला में व्यक्त किया जाता है? तो ये है X वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे X की वस्तु में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि A और B वस्तुएं जो है एक दूसरे के पूरक हैं तो माँ की आड़ी लोच जो होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, और यदि A और B वस्तुएं परस्पर स्थानापन्न में हैं तो माँ की आड़ी जो है ये धनात्मक हो जाएगी। तो दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलासिताओं की माँ की आय लोच कैसी होती है? तो वो सदैव धनात्मक होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विलासिता वस्तुओं को मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है, अर्थात इनकी आय लोच जो है सदैव धनात्मक होती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं पर आय में वृद्धि का अधिक भाग खर्च किया जाता है, जबकि आवश्यक वस्तुओं की मांग में जो है आय लोच इकाई से जो है कम किंतु शून्य से अधिक होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सदैव धनात्मक होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मांग का संकुचन होता है। मांग का संकुचन होता है जब संबंधित वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो मांग संकुचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस
शब्द का प्रयोग सूचित करता है। तो सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग क्या सूचित करता है? अन्य बातें समान हैं, इस बात का वो सूचित करता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक सिद्धांत में जो है सेटेरिस पैरिबस का अर्थ है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का अर्थ क्या है? वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होते रहना चाहिए, उपभोग की इकाइयाँ उपयुक्त आकार की होनी चाहिए, वस्तु की इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। तो ऐसी जहाँ स्थिति बनती है तो वहाँ पे सेटेरिस पैरिबस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।